हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। एक तरफ कोरोना का संकट है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने की चुनौती। और यही वजह है कि लॉकडाउन 4 में अब ज्यादा छूट दी गई है। कोरोना से भी बचना है और जिंदगी की गाड़ी को भी आगे बढ़ाना है। दिल्ली से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जो तैयारियां की हैं कोरोना से निपटने के लिए, क्या प्लान वो बना रही है, ये बताने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने हमारे लिए वक्त निकाला एबीपी न्यूज के लिए। शोभना यादव मैं आपके साथ। नमस्कार अरविंद जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। नमस्कार सर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए केंद्र बिंदु रहा राजधानी दिल्ली, लेकिन एक्सपोनेंशियली यहां पर आंकड़ा नहीं बढ़ने दिया आपने। बढ़े जरूर है मामले, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं। मेरा सवाल अब आपसे यह है कि लॉकडाउन 4 में आपने बहुत छूट दे दी है। क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है कि आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए शोभना जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होते हुए हमें ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने की जिम्मेदारी मिली। विदेश से जैसे कोरोना तो बाहर से आया है, पहले तो हमारे देश में था नहीं। तो विदेश से फरवरी और मार्च के महीने में बहुत सारे भारतीय लोगों को लाया गया। उनमें बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित थे, जिसकी वजह से अपने देश में धीरे धीरे कोरोना बढ़ता गया। उनमें अधिकतर लोग दिल्ली लाए गए। दिल्ली में शुरू में तो कोई उसका प्रोसीजर नहीं था, लेकिन बाद में फिर उनको क्वारंटाइन किया गया। उसकी सारी हम लोगों ने व्यवस्था की। दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टर्स, अपने सारे लोगों को बिठा के एयरपोर्ट के ऊपर व्यवस्था की। तो हम लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों ने, हमने 0 कोरोना के केस से शुरू नहीं किया। हमने लगभग 2000 केसेस से शुरू किया था, जिसमें से 1100 केसेस मरकज वाले थे और लगभग 900-1000 केसेस विदेशों से आने वाले जो संक्रमित थे और उनकी वजह से जो संक्रमित हुए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ढेर सारे कदम उठाए गए उसकी वजह से इसको नियंत्रण में रखा जा सका। 2000 से हमने शुरू किया और आज टोटल 10,000 केसेस हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी सुकून की बात यह है कि जो मौत हो रही हैं वो उस रेशो में काफी कम है। 160 लोगों की लगभग अरविंद जी, ये जो डेथ रेट कम है, यही मेरा सवाल है आपसे कि जो डेथ रेट कम है, क्या इसीलिए आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए कि अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे भी तो हम अस्पताल में तैयारी कर ली आपने 50-55 दिनों में, उनको आप भर्ती कराएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, डेथ रेट कम है, क्या इसीलिए आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए? 80% दिल्ली आपने खोल दी है। तो अभी 2 महीने का जो लॉकडाउन का हमें पीरियड मिला जी, जिंदगी भर तो लॉकडाउन नहीं हो सकता ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा, अगर आप मुझे ये गारंटी दें कि महीने भर में खत्म हो जाएगा तो मैं महीना भर और लॉकडाउन कर दूंगा। लेकिन अभी तो ये साल 2 साल कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा। जब तक इसकी दवाई नहीं निकल आती तब तक चलेगा ये, और दवाई निकलने में साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कुछ नहीं पता। तो अब कोरोना के साथ साथ अपने को अपनी जिंदगी भी तो चलानी पड़ेगी। तो इसीलिए 2 महीने का जो हमें समय मिला लॉकडाउन का, इसमें हमने अपने अस्पतालों की बेड्स की सारी तैयारी कर ली है। आज सुबह मैंने रिव्यू लिया था। सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना के सीवियर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है, 85 पे पहुंच जाता है। 95 एक आम आदमी का होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 2000 बेड, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, हमने ऑक्सीजन के तैयार कर लिए। और कल परसों हमने टेंडर किया था, 1,500-2 हजार बेड और तैयार करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ दिनों के अंदर लगभग 4000 बेड दिल्ली में कोरोना के ढेर सारे सीवियर पेशेंट्स डील करने के लिए तैयार होंगे। अरविंद जी, तो किसी भी वक्त में हम लोग 50,000 हम लोग कोरोना के एक्टिव केसेस को डील करने के लिए हम तैयार होंगे। अरविंद तो जी, ये तैयारी करने के बाद अब समय, एक बात ये भी कही जा रही है कि ठीक है, आपकी तैयारी सराहनीय है, आपने 50,000 एक्टिव पेशेंट्स को एक साथ हैंडल करने की तैयारी कर ली है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है दिल्ली में जनता, लोगों का, नागरिकों का, जिनका कहना यह है कि अब सरकार ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है, अब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी हो गई है, इसलिए अब आप अपने हाल पे, आपको खुद जीना है, खुद समझना है कोरोना से और खुद बचना है।
ऐसी ये क्या बात हुई? जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 2 महीने के अंदर हमने जो तैयारियां की हैं, 2 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अगर आप मेरे से पूछती तो ना हमारे पास टेस्टिंग किट थी, ना हमारे पास पीपी किट थी। कौन सी टेस्टिंग किट अच्छी ठीक है, कौन सी खराब है, आरटी-पीसीआर ठीक है कि एंटीबॉडीज वाली किट ठीक है, हमारे पीपी किट नहीं थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था। आज हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे पास 2000 ऑक्सीजन के बेड्स आज हैं, 2000 बेड्स की और कुछ दिनों में मैं तैयारी कर रहा हूं, 4000 सीवियर केसेस को डील करने की क्षमता है। होम क्वारंटाइन के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनको हम उनके घर में ही तैयारी, उनके पास हमने एक ऑलरेडी व्यवस्था की है। हमारी टीम डेली, डॉक्टर्स की टीम उनको फोन करती है, जो होम क्वारंटाइन में है, अपने घर में है, कि आप ठीक है ना, आपके घर में किसी को तो नहीं हो गया, आपको अस्पताल की तो जरूरत नहीं है। उनकी तैयारी कर ली है। लगभग 85% लोग होम क्वारंटाइन में। इन सारी तैयारियों को करने के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि भाई अब जिंदगी चलानी है, अर्थव्यवस्था चलानी है, अब खोलने का, और खोलने का भी धीरे धीरे कर रहे हैं। सारी चीजें नहीं खोली अभी, मॉल्स नहीं खुले, सिनेमा थिएटर्स नहीं खुले, स्विमिंग पूल्स नहीं खुले, अभी बसें 20 लोगों के साथ बसें चल रही हैं, मेट्रो भी नहीं खुली है, तो धीरे धीरे खोल रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, मेरा अगला सवाल श्रमिकों को लेकर है आपसे। क्या केंद्र सरकार और बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, क्या आप लोगों का आकलन गलत हो गया श्रमिकों की संख्या को लेकर? केंद्र सरकार पूरे देश में श्रमिकों की संख्या का आकलन नहीं कर पाई, आप दिल्ली में नहीं कर पाए, और इसलिए सड़कों पर स्थिति इस तरह से विस्फोटक हो गई? दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली में 2 चीजें हैं। एक तो है कि जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी जो दिन में खाते थे, दिन में कमाते थे और शाम को रोटी खाते थे, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, जबकि 2 महीने से कोई रोजी रोटी का साधन नहीं बचा है। तो उनके लिए हमने 10 लाख लोगों को रोज हम खाना खिलाते हैं। उनके 70 लाख लोग हमारे राशन कार्डधारी हैं। उनको हमने नॉर्मली 5-5 किलो राशन मिला करता था, पिछले 2 महीने से पहले अप्रैल में 1.5 गुना राशन दिया, 7.5 किलो, अब 10-10 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया। 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन लोगों को भी हमने राशन दिया। तो उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमें अपने घर जाना है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी देरी तो हुई पूरी समस्या को रिएक्ट करने में। सभी सरकारों ने देरी की है, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। मेरा अपना यह मानना है कि अभी भी हमें इस समस्या की उसको समझ के और बड़े स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं दिल्ली के आंकड़े आपको बताता हूं जी। अभी तक 59 ट्रेन गई हैं टोटल, आज 16 ट्रेन जा रही हैं। लेकिन मेरे पास, हमने वेबसाइट खोली, केंद्र सरकार ने कहा कि वेबसाइट खोल के पता करो कितने लोग जाना चाहते हैं। हमने वेबसाइट खोली, आप यकीन नहीं करोगे, 4 लाख लोगों ने 3-4 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया। इन 4 लाख लोगों में से लगभग 2 लाख बिहार जाना चाहते हैं, 2 लाख यूपी जाना चाहते हैं। अब ये 10 ट्रेन और 12 ट्रेन और 15 ट्रेन से काम नहीं चलेगा। हमने केंद्र सरकार से भी, कल मैंने केंद्र सरकार में भी कई लोगों से बातचीत की है। आप हमें 4-5 दिन तक रोज 100-100 ट्रेन दे दीजिए, रोज 50-50 ट्रेन दे दीजिए 4-5 दिन तक। अब आपने और हम इन सब लोगों की अच्छी व्यवस्था, ठीक है, आप अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मेरे को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए मेरे को। सीरियस मुद्दे बीच में मत काटिए। हाँ ठीक है। तो हम अगर 4-5 दिन, हमें डेली 100-100 लोग ट्रेन मिल जाएं, हम 4-5 दिन के अंदर जितने लोग जाना चाहते हैं, इनको इज्जत के साथ, इनकी सारी व्यवस्था करके, इनके साथ खाने का डिब्बा देके, इनको अच्छे से ट्रेन में बिठा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके इनको भेज देंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें, अभी पूरा जो प्रोसीजर है वो बड़ा कम्बरसम है। अभी ये कहते हैं कि हम बिहार को या यूपी को या मध्य प्रदेश को लिस्ट भेजें, किस किस को भेजना चाहते हैं। वो लिस्ट अप्रूव करेंगे, फिर वो लिस्ट रेलवे में जाएगी, फिर रेलवे एक एक ट्रेन की अलग अलग लिस्ट मांगेगा,
हाँ। इतने में तो लोग सड़क के ऊपर आ चुके हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। एक बात और कही जा रही है अरविंद जी, में बिठाते एक बात ये कही जा रही है कि राज्य सरकारें अपना अपना झंझट काट रही हैं। दिल्ली सरकार भी अपना झंझट काट रही है, मजदूरों को जल्दी से विदा करो यहां से, हम अपने आंकड़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसके लिए क्या जवाब है आपके पास? क्या आप अपना झंझट काट रहे हैं कि हमें 100 ट्रेन दीजिए? आप ये क्यों नहीं अश्योर कर रहे, ये क्यों नहीं विश्वास दिला रहे मजदूरों को कि आप दिल्ली में ही रहिए, हम उद्योग धंधे शुरू करने जा रहे हैं, यहीं आपको काम मिलेगा, यहीं आपको खाना मिलेगा? वो तो कर दिया ना, खाने का भी इंतजाम कर दिया, इकोनॉमी भी खोल दी। तो फिर इतना पलायन क्यों? क्या वजह है? क्या जो विश्वास सरकार और श्रमिकों के बीच में होना चाहिए वो आप बना पाने में नाकाम रहे? ऐसा नहीं है, विश्वास है लोगों को। शोभना जी एक काम कीजिए, आप जरा स्टूडियो से बाहर निकलिए। हाँ। हमारे 2-4 रिलीफ कैंप में होके आइए। हाँ। वहां पे श्रमिकों से बात करके आइए। हाँ। आपको सच्चाई का पता चलेगा। लोग व्यवस्था से खुश हैं, लोग कह रहे हैं हमें पूरा खाना मिल रहा है। सर, हम आपकी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहे हैं अरविंद जी, हम आपकी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहे। लोग अपने, लेकिन आपके दिल्ली से निकलकर जो लोग जा रहे हैं वो 8% लोग उसमें संक्रमित निकल रहे हैं। इस समस्या के विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। जो और राज्यों के मुख्यमंत्री ये शिकायत करना पड़ेगा। जी शोभना जी एक चीज बताओ, अगर हम दिल्ली सरकार भी यही एटीट्यूड ले लेते कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित निकल रहे हैं, इसलिए उनको दिल्ली में हवाई जहाज से उतरने नहीं देंगे, ये क्या एटीट्यूड है? हमारी देश के लोग हैं। जो विदेशों से दिल्ली आए वो भी मेरे देश के हैं। जो बिहार के लोग हैं वो भी मेरे देश के हैं। जो यूपी के लोग हैं वो भी मेरे देश के हैं। जो तमिलनाडु के हैं वो भी मेरे देश के हैं। मतलब जो दिल्ली के हैं वो भी मेरे देश के हैं। सवाल उठा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि दिल्ली से आप संक्रमित लोगों को भेज दे रहे हैं, तो ये जवाब मैं मानूं कि आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं कि सभी लोग हमारे हैं, कोई भी कहीं भी जाने के लिए आजाद है? मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। मजदूर हैं, मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनमें से कुछ जरूर संक्रमित होंगे। अब बाहर से लोग दिल्ली भी आ रहे हैं, तो उनका हम इंतजाम करते हैं, उनका इलाज कराएंगे। अगर वो संक्रमित होंगे उनका इलाज कराएंगे, उनको ठीक करेंगे। भाई अपना ही तो देश है, अपने देश के अंदर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ये तो घर जाने दो उनको, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है अरविंद जी, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को हमें पटरी पे लाना है, पहिया घुमाना है, अब अगर ये श्रमिक सब चले ही जाएंगे तो उद्योग धंधे कैसे शुरू हो पाएंगे? आपने कंस्ट्रक्शन वर्क को ओपन करने की इजाजत दी है, साथ में शर्त ये लगाई है कि सिर्फ दिल्ली के मजदूर उसमें काम कर पाएंगे। कैसे संभाल पाएंगे इस स्थिति को आप? दिल्ली में तो मजदूर बच ही नहीं रहे, सभी निकल गए यूपी बिहार। हमारा ये कहना है, पहली चीज तो अगर अभी हम इन मजदूरों के मन में अभी क्या है, अभी इन मजदूरों के मन में ये है कि यार पता नहीं कोरोना कितने दिन चलेगा। सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं दूसरे देशों में क्या चल रहा है, पता नहीं कब वे अर्थव्यवस्था खुलेगी। हालांकि सरकारों ने कह दिया कि सब खुल गया, लेकिन लोगों के मन में विश्वास नहीं है। एक बार जब सब कुछ खुलना चालू होगा, अभी इनको अपने घर चले जाने दो। चले जाएंगे घर में, जब सब कुछ खुलेगा ये वापस भी आ जाएंगे। रोजगार तो चाहिए ना सबको। बिल्कुल। उनके गांव में रोजगार नहीं था तभी तो दिल्ली आए थे, तो वो वापस भी आएंगे। अगर एक बार उनको इज्जत के साथ जाने दोगे तो वो इज्जत के साथ वापस भी लौट के आएंगे, आपके साथ मिलके काम भी करेंगे, देश को भी सारे मिलके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल क्या ये कह रहे हैं कि हम विश्वास बना पाने में, जो उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच की जो विश्वास की डोर थी वो टूट गई है? क्या आप ये भी मानेंगे कि एक भेड़चाल शुरू हो गई है कि आप ट्रेनें फ्री में चल रही हैं तो चलो घर हो आते हैं, या सच में ये मजदूर जो हैं वो बहुत दिक्कत में आ गए हैं, अब इनके पास खाने के लिए, आप कह रहे हैं खाने की व्यवस्था आपने की है, तो सिर्फ एक विश्वास की डोर है जिसके टूटते ये जा रहे हैं अपने घर की तरफ? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीजों में आप विश्वास टूट गया है, विश्वास की डोर टूट गई है, उद्योगपति ऐसा सब देख रहे हैं। कोरोना हो गया है, कोरोना की वजह से सब चिंतित हैं। बीमारी हो गई है, महामारी हो गई है, सारी दुनिया इस वक्त कष्ट में है, सारी दुनिया इस वक्त संकट में है। दिल्ली भी संकट में है, भारत भी संकट में है, दुनिया भी संकट में है। उस संकट की घड़ी के अंदर जब लॉकडाउन हुआ है, सारा देश बंद है, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं,
नेचुरली लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, जो रोज कमाते थे रोज खाते थे उनकी जेब में पैसा नहीं बचा, तो हमने उनके खाने का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन केवल रोटी खा के तो गुजारा नहीं चलता ना, आदमी को और भी तो कुछ चाहिए। तो अब वो अपने थोड़े दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं, गांव भेज दीजिए उनको थोड़े दिन के लिए, वापस आ जाएंगे वो, मैं विश्वास दिला रहा हूं सब वापस आ जाएंगे। ठीक है, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है, आपका कहना यह है कि सिर्फ आधा फीसदी फायदा आपको मिला है, क्या टिप्पणी आपकी, क्या कहेंगे आप, क्या फायदा दिल्ली सरकार तक नहीं पहुंचा? मैंने दिल्ली सरकार का तो कुछ नहीं मिला। अभी मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बात उठाई है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं केंद्र सरकार को, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हर साल का देते हैं, और बदले में केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को लगभग कुछ नहीं मिलता। ये एक्चुअली कुछ एक पेच है, पिछले 20 साल से चला आ रहा है, तो दिल्ली सरकार को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा था कि इस पे 20 लाख करोड़ के पैकेज में ज्यादा तवज्जो लोन के ऊपर दी गई है कि भाई कोई अगर इंडस्ट्री वाला लोन लेना चाहता है तो उसको लोन मिलेगा, बिना गारंटी के लोन मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जो आम आदमी है जो अभी संकट में है, जिस 2 महीने से जिसकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, जिसकी सेविंग्स खत्म हो गई है, जिसको बाजार से कुछ खरीदने को पैसा नहीं बचा, अभी जिसके लिए जिंदगी मौत का सवाल हो गया, उसकी जेब में कुछ पैसा डालने की जरूरत थी, डायरेक्ट बेनिफिट, वो इस पैकेज में मुझे नजर नहीं आता। जो मुझे लगता है कमी है इस पैकेज की, करना चाहिए था सीधे सीधे जनता की जेब में कुछ पैसा डाल देते, ताकि उसे महीना 2 महीना उसका बीत जाता, फिर तो अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ जाती धीरे धीरे। लेकिन अभी जैसा आप खुद ही कह रही हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं है। हालांकि हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी कल से, लेकिन ऐसा नहीं कि आज सारी कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी और सबको नौकरी मिल जाएगी, इसको ठीक होने में भी समय लगेगा। कल से मान लीजिए हमने इंडस्ट्री शुरू कर दी, ऐसा नहीं कि आज से सारी इंडस्ट्री खुल जाएंगी, अभी समय लगेगा इसको पटरी पे आने पे। जब तक समय लगेगा, जब तक लोगों को दोबारा नौकरियां मिलेंगी, तब तक के लिए अगर उनकी जेब में थोड़ा सा पैसा डाल दिया जाता, लोगों को फायदा पहुंचता। ठीक है, जो सबसे बड़ी इनकम राज्य सरकारों की होती है वो एक तो शराब से होती है, दूसरा रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो टैक्स आता है वो आप तक पहुंचता है, और भी कई आपके राज्य सरकार के कमाई के साधन होते हैं। बहुत सारे वो चीजें आपने अभी तक नहीं खोली हैं जिससे सीधी सीधी इनकम आपको होती हो। शराब की अगर आप होम डिलीवरी शुरू कर देते 2 महीने पहले, तो शायद आज आप थोड़ी सी बेहतर स्थिति में होते और इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की स्थिति में होते। क्या ऐसा आपको लगता है? मेरा सवाल आपसे। लॉकडाउन कब तक बढ़ाया जाए? 2 महीने का लॉकडाउन जो अभी हमने किया, शायद 58 दिन का टोटल लॉकडाउन था, शायद दुनिया भर में सबसे लंबा लॉकडाउन ये था और सबसे कठिन लॉकडाउन था। लेकिन मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे इसका समर्थन किया है, क्योंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए जब सोचता हूं कि अगर मार्च के महीने में लॉकडाउन नहीं हुआ होता और उस टाइम अगर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए होते, हम इसको डील नहीं कर पाते। आज हम थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने व्यवस्था बना ली है। तो इतना लंबे लॉकडाउन के बाद मेरा कंसर्न जरूर है कि दिल्ली सरकार के पास इस टाइम पैसे की कमी है, लेकिन मेरा ज्यादा बड़ा कंसर्न जनता है। दिल्ली सरकार में पैसे की कमी है, इससे मुझे चिंता ये होती है कि अगर पैसा नहीं आया तो अस्पताल कैसे चलेंगे, डॉक्टरों की तनख्वाह कैसे मिलेगी, नर्सों की तनख्वाह कैसे मिलेगी, हमारी दवाइयां कैसे आएंगी, बेड कैसे आएंगे, तो वो भी एक चिंता है। लेकिन इसको धीरे धीरे खोल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि स्थिति पटरी पे आएगी, और कुछ नहीं हुआ तो फिर केंद्र सरकार को कहेंगे या तो थोड़ा लोन दे। मैं इसी पे आने वाली थी जहां भी बीजेपी शासित सरकार नहीं है, उन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सौतेला व्यवहार किया गया हमारे साथ, चाहे पीपी किट्स की सप्लाई को लेकर हो, चाहे अब पैसे को लेकर हो। क्या ये आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर? नहीं, मैं इसमें कहूंगा कि कोरोना के दौरान पिछले 2 महीने के अंदर हमें काफी सहयोग मिला है केंद्र सरकार से, खासकर जब हमने पीपी किट मांगे, टेस्टिंग किट मांगे, ये सब मांगे, तो हमें जब मांगे हमें मिले हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जो हमारे साथ दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार चल रहा था वो 20 साल से चल रहा है। जो मैंने कहा कि दिल्ली को अपना फंड नहीं मिलता, बनती हुई नजर आ रही है मुझे अरविंद जी, बीजेपी आपकी नई दोस्त बनती हुई नजर आ रही है। कोई दोस्त नहीं, मैं कोरोना के वक्त पिछले 2 महीने में हमारा एक ही टारगेट रहा है कि किस तरह से दिल्ली को कोरोना से बचाना है।
इस वक्त हमने किसी भी के साथ कोई भी वाद विवाद करने से बचने की कोशिश की है। हमारा मकसद ये नहीं है। इस टाइम पूरा देश अगर संगठित नहीं होगा, राजनीति से ऊपर उठ के, आप किसी भी पार्टी से हैं, कोई भी पार्टी से हैं, अगर इस वक्त राजनीति से ऊपर उठ के हम सारे मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे, हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। ठीक है, हम देश के साथ एक तरह से विश्वासघात करेंगे। तो ये मैं इसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, उसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, ये सब गलत वो है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से घिरी हुई है, एक तरफ हरियाणा, एक तरफ आपके उत्तर प्रदेश। ये जो इंटर बॉर्डर दिक्कतें चल रही हैं, अब आपने उद्योग धंधे खोल दिए हैं, हरियाणा सरकार अपनी छूट दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी छूट दे रही है, लेकिन नागरिकों का आवागमन जो है वो इंटर बॉर्डर वो नहीं हो पा रहा है। उस समन्वयन को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आप बात कर रहे हैं खट्टर साहब से और इधर योगी आदित्यनाथ जी से? अभी शुरुआत इससे की है कि इंटर बॉर्डर स्टेट पे डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटेशन स्टाफ, एम्बुलेंस, इनको ना रोका जाए, इनका आवागमन फ्री होना चाहिए। इसके अलावा बाकी लोगों के आवाजाही के ऊपर उनसे और बात करेंगे। थोड़े दिन पहले मेरी खट्टर साहब से फोन पे बात हुई थी और उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं करेंगे, उनको ये डर लग रहा था कि दिल्ली से ज्यादा केस आ रहे हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा ये दिल्ली भी अपना ही है, हरियाणा भी अपना ही है, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है सारी चीजें एक साथ नहीं खुलेगी। इससे शुरुआत किया, आने वाले समय में बॉर्डर भी खोलने ही पड़ेंगे। कब तक बॉर्डर लॉक करके रखेंगे? देश को कब तक लॉक करके रखेंगे? बॉर्डर तो खोलने पड़ेंगे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। एक ही चीज है कोरोना के अंदर, समस्या ये हो रही है डरने वाली एक ही डरने वाली एक ही चीज है कि मौत नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी, उसमें समस्या क्या आ रही है कि जो ऑफिसेज आपने दिल्ली में खोल दिए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोएडा से, गुड़गांव से, सोनीपत, पानीपत से आते हैं, वो अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस नहीं आने दे रही है। जो दिल्ली के लोग हरियाणा में काम करने, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रीज खुल रही हैं या दफ्तर खुल रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनको वो नहीं जाने दे रही है, तनख्वाह कट जा रही है लोगों की। इस समस्या को कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? मैं सहमत हूं, ये समस्या है अभी, लेकिन मैंने ये भी बताया कि अभी पूरी तरह से सब कुछ नहीं खुला है। ठीक है, धीरे धीरे खुल रहा है। अभी इतना खोला है, कल इतना खोला है, हफ्ता 10 दिन देखते हैं। अगर स्थिति काबू में रही तो और खोलेंगे, फिर स्थिति और काबू में रही तो और खोलेंगे। सब कुछ अभी नहीं खोला है, ये तो मैं मान रहा हूं। तो क्या अशोक गहलोत से, योगी आदित्यनाथ से, खट्टर से, अब क्योंकि लॉकडाउन 4 के नई गाइडलाइंस आ गई हैं, तो आपने पहले तो उनसे बात की होगी, लेकिन क्या अब जब लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन से, क्या अब आप लेटेस्ट कोई ऐसा आपकी तरफ से एफर्ट ताकि नागरिकों के लिए आसान हो जाए? बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, तनख्वाहें कट रही हैं नागरिकों की। मैं सहमत हूं आपसे, उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन 4 की जो ढील दी गई है, सब राज्यों ने कल दी है अपनी अपनी ढील। मैं समझता हूं जैसे मैं स्थिति को देख रहा हूं कि आगे हफ्ते 10 दिन में क्या होता है, ऐसे बाकी लोग भी देख रहे होंगे। अगर सबकी स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, हम लोग इस दौरान एक दूसरे से बात भी करेंगे, तो शायद उसके बाद खोलने की भी सोचना शुरू कर देंगे। फिर जब सबको लगे भाई हाँ अब स्थिति कंट्रोल में है और खोल सकते हैं, तो सब लोग इसके लिए राजी हो जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम प्रिकॉशंस आपकी तरफ से लिए गए, आपने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लॉकडाउन करने की बात की, सोशल गैदरिंग्स रोकने की बात करी, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बढ़ते चले गए। क्या वजह ये रही? क्या लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन नहीं हुआ लोगों की तरफ से, या क्या गलती, क्या खामी रह गई? जैसा मैंने बताया, आपने खुद ही अपना प्रोग्राम इस बात से शुरू किया कि दिल्ली को ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ा। एक्सपोनेंशियली आप नहीं बढ़े, एक्सपोनेंशियली आप नहीं बढ़े, ये मैं मानती हूं, लेकिन उसके बावजूद बढ़ते चले गए। मैंने जैसे बताया, हमने 0 केस से शुरू नहीं किया। देश के अधिकतर राज्यों ने 0 केस से शुरू किया। हमने 2000 केस से शुरू किया, और ये 2000 केस जब दिल्ली में फैले तो इन्होंने आगे फैलाया। तो 2000 केस से जब हमने मार्च में शुरू किया, 2 महीने के बाद आज हम 10,000 केस पे हैं। ये ज्यादा नहीं है। और इसमें भी 10,000 केसेस में आज 1700 केस मेरे अस्पतालों में हैं। 8300 केसेस कोविड केयर सेंटर में या घरों के अंदर हैं। मतलब वो बहुत ही मामूली केसेस हैं। 1700 केसेस जो अस्पतालों में हैं, उनमें भी 150 के करीब केसेस हैं जो सीरियस हैं, जिसके ऊपर एक एक केस पे मैं पर्सनली नजर रखता हूं कि किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। तो स्थिति अभी फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रही है।
अरविंद जी, मैं एक जवाब आपसे बहुत चाहूंगी क्योंकि मेरा मन बहुत व्यथित है। जब मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से मैं नोएडा रोज काम करने आ रही हूँ और मैं हजारों की संख्या में श्रमिकों को सड़क पर देख रही हूँ, तो मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार, अभी तक जितनी सरकारें रही, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, अगर वहां पे विकास हुआ होता तो इस तरह से पलायन, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, इस तरह के पलायन को रोका जा सकता था। मतलब आजाद भारत के 70-72 सालों में जो हमें करना चाहिए था वो करने में हम नाकाम रहे और इसीलिए आज गरीबों की ये हालत है। जाहिर तौर पे अगर देश के अंदर यूनिफॉर्म विकास चारों तरफ होता, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में देखा गया है कि शहरों में विकास ज्यादा तेजी से होता है और लोग अपने गांव छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ भागते हैं। अगर गांव में भी उसी स्तर पे विकास हो तो लोगों को अपने गांव छोड़ के शहरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लंबा प्रश्न है, इसका प्रश्न का 24 घंटे में जवाब नहीं दिया जा सकता। 24 घंटे में जिस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है वो ये है कि आज भी अगर हम सारे मिलकर कोशिश करें तो इन मजदूरों को इज्जत के साथ, सुरक्षा के साथ हम इनके घरों में पहुंचा सकते हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। दिल्ली में अगर अगले 3-4 दिन के अंदर हमें 50-50, 100-100 ट्रेन मिल जाएं, इन सब लोगों को हम बिठा के इनको इज्जत के साथ घर पहुंचा देंगे। ठीक है अरविंद जी, कुछ आंकड़ों को लेकर भी कुछ विवाद रहा, कुछ आपके विरोधियों ने इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे, क्या उस पर आपको जवाब देना चाहेंगे हमें? मुझे दुख है कि ऐसे कठिन स्थिति के अंदर भी विपक्षी नेता जो है इस किस्म की गंदी राजनीति करते हैं। दिल्ली के अंदर रह के जहां सारे देश का मीडिया है, एक एक मिनट टू मिनट मीडिया नजर रखता है, कोई कुछ वो गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे मौके के ऊपर जब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सबके साथ मिलके, सबको साथ लेके काम करने की, मुझे लगता है सबको मिलके काम करना चाहिए। इस तरह की ऐसे मौके पे गलत बयानबाजी और राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्कूलों को लेकर मेरा सवाल है, क्या स्कूल खोलना लास्ट प्रायोरिटी होगी दिल्ली सरकार की, क्योंकि छोटे बच्चों से मामला ताल्लुक रखता है? हाँ, स्कूलों को लेकर ज्यादा चिंता रहती है क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य का, देश के भविष्य का सवाल है। लेकिन ऐसा भी है कि अब गर्मी की छुट्टियां तो आने ही वाली हैं, तो एक विचार ये बन रहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद ही खोलने पे विचार किया जाए। अभी फिलहाल एक तरह से ये एक्सटेंड हो गया गर्मी की छुट्टियों के अंदर। तो जुलाई के महीने में सीबीएसई के बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी है, जेईई मेंस और नीट की परीक्षा भी होनी है, तो क्या हम ये मान के चलें कि जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं या ये अगस्त जाएगा सेशन? और आप कैसे एड्रेस करेंगे, दिल्ली सरकार इसको कैसे एड्रेस करेगी? क्या आप सिलेबस कम करेंगे? क्योंकि बच्चे इस तरह के सवालों से भरे हुए हैं और वो लगातार आपको पूछते हैं ट्वीट कर करके। मैं सहमत हूं। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि सारे बच्चे भी देख रहे हैं और बच्चे को शायद आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जानकारी रहती है कि कितनी भयानक महामारी है ये, कितना मुश्किल दौर है ये। शायद इंसान के इतिहास में 3-4 हजार साल के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई होगी दुनिया की। तो ऐसे में मेरे पास भी भविष्य के सारे प्रश्नों के जवाब नहीं है। तो जुलाई के अंदर खुलेंगे कि अगस्त के अंदर खुलेंगे, जून के अंदर किस तरह की स्थिति रहती है, कितना कंट्रोल में रहती है, कभी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलें और इसमें आने वाले समय के अंदर जिंदगी का वो भी बदलेगा, हम कैसे जीते हैं ये भी बदलेगा। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। अब अक्सर बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने लग गई हैं। कल तक हम मीटिंग कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते थे, अब लगभग सारी सरकारी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। अब हम डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं कि क्लासेस जो हैं वो स्कूल आने की जरूरत ना पड़े, तो डिस्टेंस लर्निंग बहुत ज्यादा कैचअप कर रही है। तो आने वाले समय में क्या खाका होगा, मैं फिर इसके बारे में भी हम सब लोगों को सोचने की जरूरत। उसमें भी फिर गरीब बच्चा ही सफर करेगा क्योंकि लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, और अगर किसी तरह सेकेंड हैंड कुछ करके माँ बाप जुगाड़ भी कर दें तो इंटरनेट नहीं है। तो फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकारों के द्वारा जब हम सुनते हैं तो वो लगता है कि वो जमीन पर तो हकीकत में बदल नहीं पाती हैं। नहीं शोभना जी, अगर ऐसा होगा तो गरीबों को दिए जाएंगे, फिर सरकार देगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी। कम से कम दिल्ली के तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, दिल्ली के अंदर गरीबों और अमीरों के बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। चलिए, गरीबों के बच्चों को भी
अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, उतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी जो अमीरों के बच्चों को मिल रही है। चलिए अरविंद जी, बहुत फुर्सत से आपने आज एबीपी न्यूज को समय दिया है और बात की है और अपनी बात रखी है। एक अपील जो दिल्ली वासियों से आप करना चाहते हो चलते चलते। अपील मैं ये करना चाहता हूं कि देखो, जिंदगी भर लॉकडाउन नहीं हो सकता। आप सब लोग भी चाहते थे लॉकडाउन खुले, काफी कुछ एक्टिविटीज खुली हैं। अब जिम्मेदारी अपने को लेनी है, पूरी जिम्मेदारी लेनी है, और किसी पे एहसान करने के लिए नहीं लेनी है। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी है। बहुत ज्यादा अनुशासन में रहना पड़ेगा। मास्क पहन के निकलना घर से बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से धोते रहना। ये 3 चीजें करनी है। ये 3 चीजें कर लोगे तो अपने आप को बचा लोगे कोरोना से। और अगर ये बचाया तो फिर और खुलेगा सब कुछ, और खुलेगा सब कुछ। और दूसरी बात, अपने घर के अंदर अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना। बुजुर्गों के लिए हमने देखा 80% जो डेथ हो रही हैं वो 60-65 ईयर्स के ऊपर के लोगों की हो रही हैं। बुजुर्गों का ये ज्यादा वल्नरेबल है। बुजुर्ग लोग जो हैं, बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना, उनको बाहर मत निकलने देना, उनका खास तौर से ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और हम तो यही कामना करेंगे कि आने वाले दिनों में आप इस आंकड़े को 0 तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।